बाकी सब भी आ जाए, और जब तक आप कॉपी पेंसिल वगैरह लेके बैठ जाएं। अच्छा, ड्यूरिंग द सेशन आप सब ने अपने माइक ऑफ करना है, और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे हम लास्ट में बिल्कुल उसके में आपके सवालों के हम जवाब लेंगे। ठीक हो गया? तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है सेशन का, वो है व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनको बताता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ, या वो मुझसे मालूम करते हैं कि सर जी आप क्या काम करते हैं, तो मैं उनको कहता मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, क्या नहीं होती है। और अच्छा, जितने लोग इसमें, जितने सारे नहीं, तकरीबन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, लेकिन उनकी जब डेप्थ मालूम की जाती है फॉरेक्स की कि भाई व्हाट इज़ फॉरेक्स, तो उनको कुछ पता ही नहीं होता। सिर्फ उनको दो बातें पता होती है कि एक जगह से हमने चीज़ को ख़रीदना है, दूसरी जगह से हमने उसको सेल करना है। इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं पता होता। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भाई व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, इसके ऊपर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। अच्छा, टॉपिक ऐसा है कि आज के सेशन के अंदर इसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको आज के सेशन के अंदर मैं समझा सकूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, और हम इसका हिस्सा किस तरीके से बन सकते हैं, हम इसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं, हमें किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भाई फॉरेक्स डेफिनेशन है क्या, ये क्या कह रहा है हमें। तो फॉरेक्स की डेफिनेशन आ जाती है, फॉरेक्स इज़ द बिगेस्ट करेंसी मार्केट इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी की मार्केट है। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट क्यों है, ये भी हम देख लेते हैं। द मार्केट हैज़ बीन ओपन टू एवरीवन टू ट्रेड सिंस 1994 एंड इट्स ट्रेडेड वॉल्यूम कैन बी रीच अप टू 6.6 ट्रिलियन एवरी डे। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इसलिए क्योंकि इसमें रोज़ाना का जो पैसा जनरेट होता है, रोज़ाना का जो इसमें बिजनेस होता है, वो होता है 6.6 ट्रिलियन का रोज़ाना का। ठीक है? ना हम यहाँ पर 1 लाख की बात कर रहे हैं, ना हम यहाँ पर 1 मिलियन की बात कर रहे हैं, ना 1 बिलियन की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर ना करोड़ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। तो जिस कारोबार में रोज़ाना का इतना ज़्यादा पैसा होता है, ट्रिलियन के अंदर पैसा जनरेट हो रहा होता है, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी, अपने क्या कहते हैं, बिजनेस बन जाता है, मार्केट बन जाती है। तो इसलिए हम इसको करेंसी की सबसे बड़ी मार्केट कहते हैं। अच्छा जी, वर्ड जो फॉरेक्स है हमारे पास, ये वर्ड आया कहाँ से, सबसे पहले हम ये देखते हैं। और अच्छा, मैं एक चीज़ वो बताता चलूँ आपको कि जो एवरीवन टू ट्रेड सिंस 1994 के बाद हम जैसे, आप जैसे लोग इस मार्केट का हिस्सा बने थे, वरना इससे पहले सिर्फ इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती थी और इसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते थे। ठीक है? तो ये हर एक के लिए ओपन नहीं थी। 1994 के बाद ये हर एक के लिए ओपन हुई है, और यहाँ पर जितना भी आपका ऑनलाइन सिस्टम है वो आया है इसमें। तो वर्ड फॉरेक्स को हम देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास वर्ड आता है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है जी, फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ये क्या चीज़ होती है। हम देखते हैं कि वर्ड फॉरेक्स आया कहाँ से, जिसको हम एफएक्स भी कहते हैं। ठीक है ना? तो फॉरेन का जो FOR है हमारे पास, ठीक है जी, ये हमने लिया है फॉरेन का। ये शुरू के जो इसके 3 वर्ड हैं फॉरेन के, हमने ये लिए हैं फॉर। और एक्सचेंज का जो EX है, ये 2 वर्ड्स हमारे पास, ये EX। ठीक है जी, इसको बना के हमारे पास एक वर्ड बना है जिसको हम कहते हैं फॉरेक्स। तो फॉरेक्स का वर्ड 2 अल्फाजों को मिला के बना है, तो फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है जी, अब फॉरेन एक्सचेंज क्या चीज़ होती है, इसको हम समझते हैं। अच्छा, इसकी मैं बिल्कुल देसी एग्जांपल दूंगा, छोटे स्केल पे समझाने की कोशिश करूंगा। देसी एग्जांपल इसलिए कि ताकि आसानी से हमें समझ में आ जाए, जो हम अपनी डेली रूटीन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं इसका। तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पर आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादातर लोग होंगे जो हज उम्रा परफॉर्म कर चुके होंगे, या आपके वालिदैन या बड़े भाई या आपके रिश्तेदारों में से काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो हज उम्रा परफॉर्म करने चाहते हैं। तो जब भी हमारे अपने कोई, जब किसी दूसरे मुल्क जाते हैं हज उम्रा परफॉर्म करने,
तो वहाँ पर सऊदीया के अंदर क्या होता है कि भाई अगर हम वहाँ जहाज़ से उतरे, एयरपोर्ट से हम उतरे, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है टैक्सी की। ठीक हो गया जी। हम वहाँ पर टैक्सी कैब लेते हैं। तो हम जब टैक्सी वाले को पेमेंट करेंगे तो हमारे पास इन कैश क्या होना चाहिए। तो हम उसको पाकिस्तानी रुपीस PKR के अंदर कभी भी पे नहीं करेंगे, ना वो एक्सेप्ट करेगा। वो इसलिए नहीं लेगा क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी चलती ही नहीं है। अगर आप किसी होटल के अंदर जाके खाना खाते हो या किसी रूम लेते हो, तो उसको वहाँ पर जो भी बिल पे करोगे आप PKR के अंदर, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने उसको जो भी पेमेंट करनी है, जो भी आपने उसके साथ डील करनी है, वो आपने करनी है सऊदी रियाल के अंदर। ठीक है। अब वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस चलता ही नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर कोई गोरा या कोई हमारे पास क्या कहते हैं जापान से कोई पाकिस्तान में आ जाए और हमारी यहाँ लोकल मार्केट में घूमे और यहाँ पर कोई भी चीज़ खरीदो फरोख्त करे, तो जापान की करेंसी को हम जैपनीज येन कहते हैं। ठीक है जी। JPY जैपनीज येन। तो अगर वो यहाँ पाकिस्तान में घूमेगा, मार्केट में लोकल घूमेगा और वहाँ पर लोगों को अपने येन देगा, जैपनीज येन देगा कि भाई मैंने कोई 200 रुपये की चीज़ लिया, आप ये मेरे से येन ले लो। तो यहाँ पाकिस्तान का बंदा जो भी है उससे वो नहीं लेगा। वो बोलेगा यार मुझे आपने पेमेंट करनी है तो PKR के अंदर, पाकिस्तानी रुपीस के अंदर आपने पेमेंट करो, मुझे 200 रुपये दो। क्योंकि वो आपके 200 रुपये जो जैपनीज है वो लेके कहाँ जाएगा बेचारा, उसको तो पता ही नहीं है इसका क्या करना है। तो इसलिए जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाना हो, तो उसकी करेंसी हम एक्सचेंज लाजमी कराते हैं। या तो जाने से पहले आप यहीं पाकिस्तान से करा लें, तो पाकिस्तान में यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, तो आप यहाँ पर आपकी जो करेंसी है वो एक्सचेंज हो जाएगी। और अगर आपने वहाँ कहीं जिस मुल्क जाना है वहाँ के एयरपोर्ट्स के ऊपर भी एक्सचेंज की शॉप्स होती हैं, एक्सचेंजर होता है मौजूद, तो आप वहाँ पर भी इजीली एक्सचेंज करा सकते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें आपके यहाँ कोई भी रिश्तेदार जाता है, तो सबसे पहले उम्रा परफॉर्म करने से पहले वो अपने इस पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट कराएगा किसके अंदर, वो अब कन्वर्ट कराएगा सऊदी रियाल के अंदर। वो जितना भी आपके पास अमाउंट है, आप एक्सचेंजर के पास जाओगे, आप उसको बोलोगे कि यार मैंने सऊदी रियाल ख़रीदना है, बाय करना है। ठीक है जी। तो आप उससे सऊदी रियाल बाय कर लोगे, आपके पास जितने भी मौजूद होंगे। और जो एक्सचेंजर होगा वो आपसे पाकिस्तानी रुपीस बाय कर लेगा और वो सेल कर देगा आपको अपना सऊदी रियाल। अच्छा जी। तो करेंसी हम खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, इधर बाय कर रहे हैं, इधर सेल कर रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी ये बात बताता चलूँ कि करेंसीज कभी भी आपस में बाय या सेल नहीं होती हैं, खरीदो फरोख्त नहीं होती हैं। इसको हम हमेशा कहते हैं एक्सचेंज, तब्दील होती हैं एक दूसरे के मुताबिल। ठीक है ना। तो ये कभी भी बाय सेल नहीं होती है, हमेशा एक्सचेंज होती है। इसलिए इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज। तो वर्ड फॉरेन एक्सचेंज जो मैं आपको कह रहा था कि मैं उसको समझाऊंगा, तो पूरा प्रोसेस इसका यही है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज जो मैंने कहा था आपको कि मैं वर्ड समझाऊंगा, तो हमारे पास वर्ड फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से आया कि जो हमारे पास बाहर की करेंसीज होती हैं हम अपने मुल्क की करेंसी से तब्दील करते हैं, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। इसकी एक दूसरी एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको, थोड़े से बड़े लेवल के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी। पाकिस्तान में आप रहते हैं या कोई भी बड़ा ताजिर है, या पाकिस्तान ने कुछ भी खरीदो फरोख्त करनी है दूसरे मुल्क से, जिस तरह हमें पता है कि हम बहुत ज़्यादा ममालिक से ख़रीदो फरोख्त करते रहते हैं, चाइना से काफ़ी ज़्यादा ख़रीदो फरोख्त करते हैं। हम चाइना से लेते हैं, क्या लेते हैं हम, बच्चों के टॉयज, मतलब बेतहाशा चीज़ें चाइना से आ रही होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आ रहे हैं, अपने बच्चों के टॉयज आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की ढेर सारी चीज़ें आ रही हैं। तो एक बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक बंदा बैठा है पाकिस्तान में, उसको कुछ चीज़ खरीदनी है, चाइना से बाय करना है। ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, अब चाइना से कोई चीज़ आएगी कंटेनर में, तो उसको पेमेंट भी लाखों रुपए में करनी पड़ेगी पाकिस्तानी रुपीस में, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, करोड़ों में हो सकती है। तो वो अपनी करेंसी को क्या चाइना की करेंसी के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एक ये सवाल है हमारे पास। अच्छा जी। दूसरा सवाल ये है कि हम दूसरी ममालिक से ख़रीदो फरोख्त करते हैं, इंडिया से हम परचेजिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे इंडिया से हम चावल, आटा, घी, ये चीज़ें ले रहे होते हैं। हम क्या कहते हैं ईरान से क्या लेते हैं, ईरान से हम ऑयल लेते हैं। ठीक है। और हम दूसरे ममालिक से कुछ भी, टर्की से कुछ भी ले रहे हैं या जापान से कुछ ले रहे हैं,
तो हम क्या इन सब की मुल्क की करेंसीज को आपस में चेंज करते रहेंगे? ठीक है, कि मैं अगर इंडिया से कुछ लेना है तो पहले अपनी पाकिस्तानी करेंसी को इंडियन करेंसीज में कन्वर्ट करूं, या ईरानी रियाल में कन्वर्ट करूं, या जैपनीज येन के अंदर कन्वर्ट करूं, तो इसमें बहुत लंबा प्रोसेस लग जाएगा। तो इसके लिए वर्ल्ड वाइड सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, और वो हम यूज़ करते हैं ग्लोबल करेंसी। अब ये ग्लोबल करेंसी क्या होती है? ग्लोबल करेंसी उस करेंसी को कहते हैं जो पूरी दुनिया में सब जगह एक्सेप्टेबल हो, सब जगह चल जाए, ठीक है। और वो हमारे पास होती है डॉलर। ठीक है जी। तो हर कोई बोलता है भाई मुझे डॉलर दो, डॉलर दो, डॉलर दो, या डॉलर के अंदर पेमेंट करो। अब वो डॉलर के अंदर क्यों पेमेंट करो? क्योंकि अगर पाकिस्तान को चाइना से कुछ बाय करना है, ठीक है जी, अब पाकिस्तान ने इसको पेमेंट कर दी है डॉलर के अंदर। अब जाहिर सी बात है चाइना ने दूसरे ममालिक से भी कहीं अपना इंडिया से कुछ ख़रीदना होगा, चाइना ने अपने जापान से कुछ ख़रीदना होगा, तो जाहिर सी बात है चाइना ने दूसरे मुल्कों को भी पेमेंट करनी है। तो उसके लिए चाइना के लिए इजी होगा कि ऑलरेडी उसके पास पहले से डॉलर मौजूद हो, ताकि वो इजीली दूसरे ममालिक को पे कर सके। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो चाइना कभी भी मना नहीं करेगा कि पाकिस्तान को कि मुझे डॉलर में पे नहीं करो, क्योंकि चाइना को ऑलरेडी ज़रूरत है कि उसके पास जितने ज़्यादा डॉलर आए ताकि वो दूसरे ममालिक से और चीज़ें आसानी से ख़रीद सके। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन आ गया कि दुनिया में हमने कहीं पर भी बड़े पैमाने पर ख़रीदारी करनी है, या पाकिस्तानी स्टेट लेवल, कंट्री लेवल के ऊपर करनी है, तो हमने अपनी करेंसी को डॉलर के अंदर कन्वर्ट कराना है। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ। इसी तरीके से ईरान की अगर हम बात करें, अब सबको पता है अमेरिका टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे। अब ईरान को ज़रूरत पड़ गई है कि भाई अमेरिका से कुछ बाय करने की। ठीक है जी। अब इसने क्या बाय करना है, यहाँ से लैपटॉप वगैरह कुछ भी करना हो, ठीक है, वॉट एवर। तो अब ईरान क्या करेगा? ईरान वही सबसे पहला सीन करेगा। क्या करेगा? ईरान अपनी जो ईरानी रियाल होगा उसको कन्वर्ट कराएगा डॉलर के अंदर। ठीक है जी। डॉलर के अंदर कन्वर्ट करा के फिर अमेरिका को यहाँ से पेमेंट कर देगा, इजीली पेमेंट कर देगा। तो उम्मीद है ये एग्जांपल आपको समझ में आ गई होगी। जो भी कंट्री जिस भी कंट्री से डील करेगा वो डॉलर के अंदर ही करेगा हमेशा। अच्छा जी, अब बात करते हैं अमेरिका की। अगर हम यहाँ देखें कि भाई अमेरिका को, हमें सबको पता है कि भाई ईरान के पास ऑयल है। अब अमेरिका को चाहिए ऑयल। अमेरिका को ईरान से क्या करना है? बाय करना है ऑयल। तो अमेरिका क्या करेगा? क्या अमेरिका अपनी करेंसी को कन्वर्ट करेगा डॉलर के उसके अंदर, ईरानी रियाल के अंदर? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करेगा। अमेरिका कभी भी अपनी करेंसी को कन्वर्ट जो है नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसकी ऑलरेडी करेंसी जो है वो डॉलर मौजूद है। ठीक है। तो ईरान हंसी खुशी डॉलर के अंदर उससे ले लेगा। तो अमेरिका एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर उसको अपनी करेंसी कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज का प्रोसेस है, एक छोटे लेवल से बड़े लेवल के ऊपर, आपको समझ में आ गया होगा कि हम छोटे लोग किस तरीके से इस फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, और फिर कंट्री वाइज या बिजनेसमैन किस तरीके से इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको छोटा सा समझा देता हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये आप सबने इसका नाम सुना होगा, ठीक है। रात को जो खबरें आती हैं 9 बजे की, तो उसके अंदर बताते हैं कि भाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज मंदी रही है, ठीक है, पॉइंट्स गिर गए या पॉइंट्स बढ़ गए या तेज़ी देखने को मिली है। इस तरीके की खबरनामे के एंड में न्यूज़ आती है, कभी सुनी होगी। वैसे हमारा इतना कोई लेना देना है नहीं पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट से, लेकिन मैं आगे चल के जो आपको बात समझाऊंगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूँ कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या क्या होता है। बिल्कुल बेसिक्स आपको मैं बताता हूँ। तो बेसिक के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस तरीके से काम करता है। अच्छा, सबसे पहले बहुत सारी पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज है दीगर शहरों के अंदर, लेकिन तीन बड़ी हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम PSX कहते हैं। ठीक है जी। ये कराची के अंदर मौजूद है। और फिर उसके बाद आती है लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम LSE कहते हैं। फिर उसके बाद आती है इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम ISE कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इनका काम क्या होता है?
इनका काम ये होता है कि इसकी मैं एग्जांपल में दे के आपको समझाता हूँ। अच्छा, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो जब भी अपना कारोबार स्टार्ट करेगा तो वो कभी भी अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएगा, या अपने बिजनेस जो उसका ऑलरेडी चल रहा होगा, तो अगर उसको आगे बढ़ाना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, या उसने अपनी कोई नई प्रोडक्ट निकालनी है, या किसी दूसरे शहर के अंदर अपनी फैक्ट्री लगानी है, तो वो सहारा लेता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। सबसे पहले तो वो सहारा लेगा इन्वेस्टर का। ठीक है जी। अगर उसको कोई अच्छा इन्वेस्टर मिल जाता है जो उसके कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, तो वो वेल एंड गुड हो जाता है। अगर उसको इन्वेस्टर नहीं मिलता है तो ये लोग सहारा लेते हैं किसका? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। अब मैं इसके एग्जांपल आपको इस तरीके से देता हूँ कि हमारे पास एक कंपनी है पाकोला, सबको पता है, ठीक है जी। एक पाकोला सॉफ्ट ड्रिंक है हमारे पास। ये हमारे पास पाकोला की सॉफ्ट ड्रिंक मौजूद है, ठीक है जी। अब पाकोला वालों ने सोचा कि यार बिजनेस हमारा एक्सपेंड करना है, हमने इसमें एक आइसक्रीम की कंपनी लगानी है, ठीक है जी। तो आइसक्रीम की फैक्ट्री लगानी है, लेकिन इनके पास पैसे है नहीं दूसरी फैक्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टर नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे, जो इनकी ऑलरेडी फैक्ट्री चल रही है पाकोला, इसकी जाहिर सी बात है कोई ना कोई वर्थ होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो इसकी जितनी भी वैल्यू होगी, हम फर्ज कर लेते हैं इसकी वैल्यू है 50 लाख। तो ये पाकोला वाला जाएगा ओनर स्टॉक मार्केट के अंदर, ये अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा, इसका पूरा प्रोसेस अलग है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये इसकी जितनी वर्थ है 50 लाख के, इसके हिस्से बन जाएंगे जिसको हम शेयर्स कहते हैं। अब वो उसकी मर्ज़ी है, जितने बनाए, 1,000 बनाए, 10,000 बनाए, या 1,000 ही बना ले, कुछ भी बना ले। तो वो हिस्सा जो उसका शेयर्स है, वो उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो 5,000 का भी हो सकता है, वो 250 रुपये का भी हो सकता है, वो 10,000 का भी हो सकता है। अच्छा, मैं और आप जैसे जो बंदे हैं, ठीक है, वो ये चाहते हैं कि हम अपनी जो है शमूलियत एक कंपनी के अंदर, जो ओनरशिप है, वो हम इख्तियार कर लें। अगर मैं पाकोला के 50% शेयर्स खरीद खरीद लेता हूँ, तो मैं 50% उसका क्या कहते हैं, शेयर्स होल्डर बन जाऊंगा। तो मेरा भी एक नाम हो जाएगा कि हाँ यार, पाकोला मेरी भी कंपनी है। तो बहुत सारे लोग इस इतना शेयर्स खरीदते रहते हैं, कोई एक खरीदता है, कोई एक से ज़्यादा खरीदता है, कोई 25% खरीदता है, कोई 50% खरीदता है, कोई 75% शेयर्स भी खरीद लेता है। तो ये अवाम के ऊपर है। तो इस तरीके से ये अपने शेयर्स के हिस्से बना लेते हैं, ठीक है। एक अच्छा, एक हिस्सा भी बन सकता है, एक से ज़्यादा भी बन सकता है, 10,000, 5,000, 500, वो इनकी मर्जी है। तो ये अपने हिस्से बनाते हैं, इनके सारे के सारे शेयर्स जो हिस्से हैं वो हो जाते हैं, सेल बिक जाते हैं। तो इनके पास एक अमाउंट वापस 50 लाख का आ जाता है, जिससे वो आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है। और इस आइसक्रीम की फैक्ट्री में बिल्कुल प्रॉफिट बनाते हैं। जो 50 लाख की इन्होंने फैक्ट्री लगाई है, वो बिल्कुल प्रॉफिट करके वो समझ ले हो जाती है डबल 1 करोड़ की। ठीक है जी, 1 करोड़ की इसकी वर्थ हो जाती है। तो जिसने भी यहाँ पर हिस्सा खरीदा था, अगर किसी ने एक हिस्सा 5,000 का खरीदा है, तो वो इसका हिस्सा डबल हो जाएगा। किसी ने अगर 5,000 का यहाँ पर हिस्सा खरीदा है, तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट अब 10,000 का हो जाएगा। इस तरीके से हमारी स्टॉक मार्केट रन करती है। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, समझाने के लिए आपको कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं और शेयर्स खरीदते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं, और अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। अच्छा जी, तो पाकिस्तान जब, वैसे तो हमारा इतना अच्छा मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन इतना स्टेबल मुल्क नहीं है, या इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है पाकिस्तान। तो यहाँ पर इतनी सारी स्टॉक एक्सचेंज मौजूद हैं। तो जब दुनिया की हम बात करते हैं, दूसरे ममालिक की बात करते हैं जो स्टेबल हैं, जो हमसे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, तो वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं होगी? तो हम इसको देख लेते हैं कि भाई, वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है, इसी तरीके से दुनिया के हर ममालिक के अंदर, हर सिटी के अंदर जो है, हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ बड़ी बड़ी जो है मेन मेन स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे मार्क किए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि रशिया के पास अपनी स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है, बरतानिया के पास है, चाइना के पास है, जापान के पास है, हांगकांग है, सिडनी है, स्विस है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, और यूरोप है आपके पास, बेल्जियम है, नीदरलैंड है आपके पास, कनाडा है, ठीक है, और यूएसए है, अर्जेंटीना है, शिकागो है, ठीक है। तो इतनी सारी आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं
तो 1994 की जब हमने बात करी थी कि सारा सिस्टम 1994 के बाद ऑनलाइन आया, तो हम इस टाइम के ऊपर जब हम जाएंगे कि लोग इंटरनेट आम हो रहा था, सही है, बिल्कुल लोगों तक इसकी रसाई पहुंच रही थी। पहले के ज़माने की अगर हम बात करें तो पहले के लोग अगर एक दूसरे की खैरियत जब पूछते थे तो लेटर के ज़रिए पूछते थे, ख़तों किताबत के ज़रिए पूछते थे, ठीक है ना। तो फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो ख़तों किताबत जो होती गई वो बंद होती गई, लेटर्स यहाँ पे बंद हो गए। फिर हमारे पास टेलीफोन आ गए, टेलीफोन के बाद हमारे पास वायरलेस के फ़ोन आ गए, ठीक है। फिर इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन आ गए, मोबाइल फ़ोन के बाद फिर हम एसएमएस वगैरह इन चीज़ों पे आ गए। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ठीक है ना, तो फिर जब दुनिया की इतनी बड़ी ये मार्केट थी, ये किस तरीके से पीछे रहती, तो ये भी फिर एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होती गई मार्केट। तो अब चाइना में अगर कोई बंदा बैठा है, अच्छा इनकी फिजिकल बिल्डिंग्स होती हैं पूरी, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की है, तो चाइना के अंदर बिल्कुल फिजिकल बिल्डिंग है। तो अब चाइना के अंदर जो बंदा बैठा है उसको फिर 7 समंदर पार जाने की, अमेरिका की स्टॉक मार्केट से अगर उसने कुछ खरीदना है या उसकी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो वहाँ जाने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आराम से वो अपनी चाइना की जगह पे बैठ के ऑनलाइन सारा उसके कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा। अगर कोई कनाडा के अंदर बैठा है तो वो जापान के स्टॉक मार्केट के कुछ खरीदना चाहता है तो वो खरीद लेगा। तो इसी तरह से हर बंदा एक दूसरे की ऑनलाइन ज़रिए स्टॉक मार्केट के अंदर बाय सेल कर सकता है। और इसी तरीके से हम पाकिस्तान के अंदर बैठ के अपने घर के अंदर बैठ के दुनिया की किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर से ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी काम हो गया है यहाँ पे। अच्छा जी, जब मार्केट यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, ठीक है, पूरी दुनिया की जब वर्ल्ड वाइड जो स्टॉक एक्सचेंज जब आपस में कनेक्ट होती है, तो फिर हम किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, वहाँ पर सिर्फ कंपनीज के शेयर्स ही खरीदो फरोख्त किए जाते हैं, स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। तो अब जब दुनिया की सारी मार्केट्स कनेक्ट हो रही हैं आपस में, तो फिर हम सिर्फ यहाँ पर स्टॉक्स नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर वैरायटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, देखने को मिल जाती है। तो जैसे जैसे हम कनेक्ट होते जाते हैं पूरी दुनिया से, तो हम फिर सिर्फ स्टॉक्स नहीं खरीदते, हम फिर इंडेसेस के अंदर भी ट्रेड्स कर सकते हैं, ठीक है। हम बॉन्ड्स के अंदर भी ट्रेड्स कर सकते हैं, हम प्राइवेट फंड्स के अंदर ट्रेड्स कर सकते हैं, हम दुनिया की कोई सी भी करेंसी को ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, उसके अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, कमोडिटी हमारे पास एक वसी रेंज मिल जाती है। अब जिन लोगों को कमोडिटी नहीं पता ये क्या होती है, तो कमोडिटी के अंदर यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेन मेन चीज़ें मैं बता देता हूँ। आपकी मेटेलिक जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, हम गोल्ड के अंदर कर सकते हैं, हम सिल्वर के अंदर कर सकते हैं। आपकी इसमें नेचुरल गैस आ जाती है, ठीक है, नेचुरल गैसेस के अंदर कर सकते हैं। हम आपका क्या कहते हैं, खाने पीने की कॉफ़ी, हमारा ऑयल होता है, ऑयल कर सकते हैं। हम यहाँ पर राइस के अंदर कर सकते हैं, हम कॉर्न के अंदर कर सकते हैं, बेतहाशा है यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं हम यहाँ पर खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉक्स में फिर हमारे पास जो जितनी भी वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, एप्पल हो गया, हमारे पास गूगल हो गया, हमारे पास डेल कंपनी हो गई, एचपी हो गया, तो हम इन कंपनीज के भी शेयर इजीली पाकिस्तान में बैठ के खरीद सकते हैं। अच्छा, हाउ टू ज्वाइन फॉरेक्स मार्केट, हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल कोई भी मसला नहीं है, बिल्कुल इजी है। आजकल मोबाइल सबके पास है, सिर्फ आपके पास आपकी सूटेबल डिवाइस मौजूद होना चाहिए। आपके पास अगर लैपटॉप है, वेल एंड गुड है, आपके पास टैबलेट है, वेल एंड गुड है, आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो वेल एंड गुड है, आपके पास मोबाइल है तो अच्छी बात है। इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद हो, आप इस मार्केट से इजीली कनेक्ट हो सकते हो। और एक अदद आपके पास होना चाहिए इंटरनेट का डिवाइस, वाईफाई। अब वो चाहे आपके मोबाइल में चल रहा हो, डेटा चल रहा हो, या आपके पास वाईफाई डिवाइस हो। आजकल के दौर में ऑलमोस्ट सबके घरों में ये दो चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो वेल एंड गुड, आप बिल्कुल ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें यह है कि एक फ़ायदा ये है कि मार्केट हमारे पास 24 आवर्स ओपन होती है। तो जो भी पार्ट टाइम जॉब करने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि मार्केट 24 आवर्स ओपन है। इसके अंदर समर के अंदर होता है 1 आवर का ब्रेक, ठीक है, और विंटर के अंदर होता है 2 आवर का ब्रेक बस।
बाकी आपको मार्केट जो है ओपन मिलेगी। तो जो भी आपका फिजिबल टाइम हो, जिस भी आपको टाइम फ्री हो आप, चाहे वो आपका रात का टाइम हो या सुबह जल्दी का टाइम हो या दोपहर का टाइम हो या शाम का टाइम हो, या आप 9 to 5 जॉब करते हैं, जॉब से आने के बाद आप ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इजीली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नो टेंशन, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इसमें ना तो हमें कोई ऑफिस एरिया रिक्वायर्ड होता है, ना हमें कोई स्पेस रिक्वायर्ड होती है। हम आप जहाँ बैठे हैं, आप चल रहे हैं, आप फिर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, या आप स्कूल गए हैं, या आप अपने घर के बेड के ऊपर बैठे हैं, सिर्फ आपने अपना मोबाइल या लैपटॉप ओपन करना है और इस मार्केट का हिस्सा बन जाना है और आपने काम स्टार्ट कर देना है। इसका मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है। अच्छा जी, इसकी हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्या पड़ी है? ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है यहाँ पर कि हम जैसे देखते हैं कि पहले के ज़माने में सारी चीज़ें अलग होती थी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास मोबाइल है तो हम चैट के लिए मैसेंजर यूज़ करते थे, वीडियो कॉल के मीटिंग के लिए स्काइप यूज़ करते थे, और दूसरे अलग अलग कॉलिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर आप फाइल सेंड कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आप मीटिंग कर सकते हो, आप ऑडियो कॉल कर सकते हो। मतलब बेतहाशा जितने आप दुनिया की सारी जितनी भी चीज़ें आप पहले के दौर में अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते थे भेजने के लिए, तो वो आप सारी चीज़ें अब सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हो। तो एक प्लेटफॉर्म के अंदर आपकी सारी चीज़ें मौजूद हो गई हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें फूड पांडा की, तो फूड पांडा पे हम देखते हैं कि पहले हम अलग अलग रेस्टोरेंट से कॉल करके अलग अलग सारी चीज़ें मंगवाते थे। कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है। लेकिन अब सिर्फ हमें एक फूड पांडा की एप्लीकेशन खोलने की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। तो फूड पांडा हमें ऑप्शन दे देता है कि भाई सारे के सारे यहाँ पर हमारे पास रेंज मौजूद है रेस्टोरेंट की। आपने जहाँ से मर्ज़ी ऑर्डर करना है, आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन से कर सकते हो। जिस तरीके से हम दराज पे जाते हैं या किसी भी ऑनलाइन शॉप के ऊपर जाते हैं, शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी दीगर शॉप्स होती हैं जो वहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं। अलीबाबा की हो गई, जैसे कि अली एक्सप्रेस की हो गई। तो वहाँ पर बहुत सारे शॉपकीपर ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया होता है एक प्लेटफॉर्म के अंदर, तो हम सारी जगह से हम देख सकते हैं, एक ही जगह हमें सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको भी एक जगह जमा करना ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अमेरिका की अगर स्टॉक एक्सचेंज से कुछ करना है तो उसकी कोई अलग एप्लीकेशन या अलग वेबसाइट हो, यूरोप की स्टॉक एक्सचेंज से आपने कुछ करना है तो उसकी अलग एप्लीकेशन या वेबसाइट हो, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर एक पूरा सॉफ्टवेयर मौजूद है जहाँ पर सारी स्टॉक एक्सचेंज या सारे कंपनी के शेयर, सारी करेंसी, सारी कमोडिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आपको कहीं पर भी आगे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है मेटा ट्रेडर। अच्छा, बहुत सारे हैं लेकिन 95% जो हमारे पास ट्रेडर हैं वो यही यूज़ करते हैं मेटा ट्रेडर। इसका एक और अपडेटेड वर्जन है मेटा ट्रेडर 5, ठीक है। कोर्स के अंदर हम मेटा ट्रेडर 4 5 दोनों सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन हम देख लेते हैं, ठीक है। वो आ जाता है ट्रेडिंग व्यू। ये थोड़ा इजी टू यूज़ है, हमारी जो आजकल की जनरेशन है, यूथ है, उसको हिसाब से देखते हुए ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, ठीक है। और ये हमारे पास थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। तो हम यहाँ पर दोनों सॉफ्टवेयर सीखेंगे, ट्रेडिंग व्यू किस तरीके से यूज़ करना है, हमारी जितने भी एनालिसिस होंगे, टेक्निकल एनालिसिस होंगे, हम सारे के सारे हम सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पर भी इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है, आईओएस के ऊपर भी है और एप्पल वगैरह आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम है पूरा सारा दोनों के ऊपर चलता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेक्स एनालिसिस की। हम जब भी कोई भी काम करने जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदो फरोख्त करने जाते हैं, उसके बारे में बिल्कुल एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। हमें उसके बारे में पता होता है हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो कैसी है, क्या है, क्या वो सही प्राइस पे मिल रही है, कहीं ज़्यादा महंगी तो नहीं मिल रही, ज़्यादा सस्ती तो नहीं मिल रही, कहीं ख़राब तो कोई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो हम कोई भी मिसाल के तौर पे हम वैसे ही अपनी आम जिंदगी में चीज़ खरीदने जाते हैं, हम सारी चीज़ें उसमें देखते हैं। तो इस सारी चीज़ देखने को कहते हैं एनालिसिस करना। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसका हम जाहिर सी बात है एनालिसिस करेंगे।
तो इसमें दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है आपका फंडामेंटल और दूसरा होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है जी। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपने पूरा जिस भी आपने करेंसी के ऊपर काम करना है या कोई भी चीज़ के ऊपर काम करना है, उस मुल्क की आपने कंडीशन को देखना होता है। ठीक है जी। उसकी आपने क्या कहते हैं मार्केट को स्टडी करना होता है, उसकी इकोनॉमिक को करना होता है, पॉलिटिकल करना होता है, उसके सोशल फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना होता है कि उसके भाई क्या चीज़ें हो रही हैं उसके मुल्क के अंदर, बेरोज़गारी कितनी है, वो मुल्क तरक्की याफ्ता है या नहीं है, वहाँ पे लोग खुशहाल हैं या नहीं है। तो उससे हमें उस मुल्क की क्या कहते हैं स्टेबिलिटी का पता चलता है कि भाई मुल्क कितना स्टेबल है कितना नहीं है। तो हम इन चीज़ों पे नज़र रखने के लिए जाहिर सी बात है हमें हर वक्त न्यूज़ के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि 24 घंटे न्यूज़ के ऊपर नज़र नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऑयल के अंदर कोई ट्रेड करूँगा तो मुझे पता होना चाहिए कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है, रशिया के अंदर क्या हो रहा है, सऊदीया के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा वज़ीर आज़म किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, ऑयल की प्राइस कब गिरेगी कब नहीं गिरेगी, इनके जो मुज़ाकरात होते हैं आपस में, इनकी जो बातें होती हैं वो क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। तो बिल्कुल ये इतनी बारीक बातों में मतलब हम नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो 95% ट्रेडर यूज़ करते हैं मेथड, वो हमारे पास आता है टेक्निकल। अच्छा, टेक्निकल की मज़ेदारी की बात यह है कि अगर मार्केट के अंदर कुछ भी होने वाला है, फंडामेंटल के अंदर अगर कुछ भी होने वाला है, टेक्निकल हमें पहले ही इन्फॉर्म कर देता है। अच्छा, टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल में आपको मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है टेक्निकल। मैं आपके साथ एक सेकंड चार्ट शेयर शेयर करूँगा। आपको ये ट्रेडिंग व्यू का आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। टेक्निकल के अंदर हम ये कैंडल्स पढ़ना सीखते हैं, हम ये चार्ट देखना सीखते हैं। ये चार्ट जो है ना हमसे बातें करता है कि आया मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, प्राइस ने कितना नीचे जाना है कितना ऊपर जाना है। इसकी ये जो एक एक कैंडल है, ये एक एक कैंडल, ये एक एक कैंडल इसकी जो है ये हमसे बातें करती है। ये पूरी एक एक कैंडल हमें बताएगी कि ये क्या कह रही है, ये क्या कह रही है, ये हमें क्या बता रही है, ये चीज़ हमें क्या बता रही है। तो पूरा चार्ट हमसे बातें करना शुरू कर देगा, ये चीज़ हमें क्या बता रही है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, इसको हम कहते हैं टेक्निकल। ठीक है जी। तो ये हम टेक्निकल सारी चीज़ें पढ़ना सीखेंगे। मैं वापस आता हूँ अपने इसके ऊपर। तो 95% जो आपका ट्रेडर है वो टेक्निकल मेथड ही यूज़ करता है। ठीक है जी। और इसमें जो हम देखते हैं, अच्छा जो चीज़ कैंडल्स हमें पहले ही बताना शुरू कर दी थी, अगर किसी मुल्क के ज़्यादा हालात ख़राब होने वाले हैं, फंडामेंटल लोगों को पता चल जाता है इस मार्केट के अंदर जो प्लेयर्स मौजूद हैं कि हाँ भाई अभी ये हालात होने वाले हैं, ये चीज़ पहले से ही ख़रीद लो। तो टेक्निकल हमें बता देता है कि उसकी बाइंग पावर हमें शो करा देता है। तो हम उसको देखते हुए टेक्निकल सारी चीज़ें वो हम आगे चल के सीखेंगे। तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, फंडामेंटल जो है हम बेसिक बिल्कुल जो होता है फंडामेंटल वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है आपने। आपने सिर्फ 2-3 मिनट निकालने हैं, अगर निकाल सकें, अगर वो भी ना निकालें तो कोई इशू नहीं है। अगर हम वो न्यूज़ नहीं भी देखें, उसके फंडामेंटल्स ना भी देखें, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। लेकिन फिर भी कोर्स के अंदर मैं आपको फंडामेंटल बेसिस बता बेसिक जो होगा इसका वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से देखते हैं, क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, क्या क्या मेजर न्यूज़ेस होती हैं, किस किस पेयर की होती हैं, कौन सी हमारे लिए ज़रूरी है कौन सी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो हम ये सारी चीज़ें अपने क्या कहेंगे कोर्स के अंदर सीखेंगे। अच्छा जी, कोर्स की आउटलाइन है ये टेक्निकल जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये तो अभी जो टॉपिक्स आपके सामने मैंने रखे हैं कि बेसिक्स फॉरेक्स इंट्रोडक्शन हम इसमें देखेंगे, मेटा ट्रेडर 4 और 5 हम सीखेंगे, ट्रेडिंग व्यू इसके अंदर सीखेंगे। और बाकी प्राइस एक्शन हमारा होगा, मनी मैनेजमेंट जो बहुत अहम ज़रूरी है हमारे लिए सीखना, ये रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर जितने भी ट्रेडर फेल होते हैं वो इन 3 चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, तभी वो नुकसान का सबब उनके लिए बनता है। तो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें जो हैं वो हम सीखेंगे। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं नाम अगर बताता भी रहूँगा तो आपको ऐसे नहीं पता चलेंगी जब तक आप वो चीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ नहीं सीखोगे। तो कोर्स हमारा बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है जी। तो जिसने भी कोर्स सीखना है वो हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है और अपनी डिटेल्स शेयर कर सकता है।
और मुझसे बात कर सकता है। तो उम्मीद है कि हमें जो आज का थोड़ा सा जो मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की कि फॉरेक्स क्या चीज़ होती है और इस ये किस तरीके से वर्क करती है, हम इसका हिस्सा किस तरीके से बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज के सेशन के अंदर समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। तो सेशन हम अपना यहीं पे एंड करते हैं। बेसिक्स बिल्कुल हमें समझ में आ गया कि भाई फॉरेक्स क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब जिस जिसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो मुझसे पूछ सकता है, मालूम कर सकता है। अपने माइक जो है ओपन कर लीजिएगा, हैंड रेस कर लीजिएगा, एंड वन बाय वन आप अपने सवाल जवाब मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, एजन एफएक्स। ये हमारा ग्रुप है, इसके अंदर हम शेयर करते हैं जितनी भी ट्रेड्स हम लेते हैं, और जितने भी हमारे दोस्त हम क्या कहते हैं इस ग्रुप के अंदर ऐड हैं, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये मेरी लास्ट ट्रेड थी, ठीक है। हमने अपने इसी ग्रुप में ये पेंडिंग ऑर्डर लगवाया था कि आई एम डन पेंडिंग ऑर्डर, आप लोग अपने काम के हिसाब से मैनेज करना, मैं आज बिजी हूँ, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर हमने गोल्ड को बाय करवाया था 32-24 से, और 32-32 से हमने गोल्ड को बाय करवाया था। ये सिर्फ एक ट्रेड दिखा रहा हूँ हमारी, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास ये रिजल्ट मौजूद है कि हमारी जो प्रॉफिट्स में चलती हैं, ठीक है, वो $400, $300, $75 की ट्रेड्स हमारे पास सेटअप चल रहा होता है। और यही ट्रेड सेटअप हमारे पास सेम प्राइस का, वही सेम प्राइस है, आप इसको देखिएगा 32-32 से जो बाय किया था, हम इसको $820 के ऊपर तक लेके गए। तो ये ग्रुप के अंदर जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इसमें सिर्फ पेड बंदा मौजूद होता है। तो जो कोई भी कोर्स मेरा अगर ज्वाइन करेगा तो 4 to 5 जो स्टूडेंट फर्स्ट होंगे हमारे पास, सही है, पहले जो स्टूडेंट होंगे 5, तो उनको मैं इस ग्रुप के अंदर फ्री में ऐड करूँगा, उनसे कोई हम चार्जेस नहीं लेंगे, ठीक है ना। और 3 मंथ की मैं उनको मेंटरशिप दूंगा। मेंटरशिप ये है कि अगर आपको कोई भी क्लास के बाद परेशानी होती है, आप काम कर रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, आप पूछ सकते हो सर जी ट्रेड ले रहा हूँ, कैसी है कैसी नहीं है, सही ले रहा हूँ गलत ले रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो ग्रुप के अंदर में, पूरी एनालिसिस हमारे शेयर होती हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। हम एरो वाइज सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट करते हैं। अगर मैं अपनी मंथली लास्ट मंथ का रिजल्ट में दिखाऊं, तो ये मैं लास्ट मंथ का आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये मेरे पास 13 मार्च से लेके 17 मार्च, 17 अप्रैल तक का हमारे पास है, ठीक है जी। हमने यहाँ पे ट्रेड किए हैं। अब ये जितने भी ग्रीन टिक्स हैं ना, ये सारी प्रॉफिट में गई हैं, टिक 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 टिक, और जितने रेड हैं वो हमारी सारी लॉस में गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉस वाली कम है और ग्रीन टिक टिक वाली ज़्यादा है। तो टोटल मंथ जो हमने इसमें प्रॉफिट करा था वो 8847 पॉइंट्स का किया था। अब ये 8874 पॉइंट्स कितने होते हैं, मतलब मैं आपको बताऊं, अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हो तो एक महीने में वो 100 का अकाउंट आपका $800 का हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने प्रॉफिट्स किए थे, सारी चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं, गोल्ड कहाँ से बाय करना है कहाँ से सेल करना है, टीपी बताते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो कोर्स के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको एक महीने का कोर्स है तो अगर एक महीना पूरा हो गया तो हम जान छुड़ा लेंगे, ठीक है, ये वाला हमारे पास काम नहीं है। अगर कोर्स कंप्लीट होते होते एक महीने से ज़्यादा ऊपर टाइम लग जाता है, मिसाल के तौर पे कितना टाइम लग जाता है, मिसाल के तौर पे महीने से ऊपर लग जाता है, तो हम एक हफ्ता ऊपर लग गया तो हम जान नहीं छुड़ाते, बिल्कुल हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। एक हफ्ता ऊपर लगे, 15 दिन ऊपर लगे, कोर्स हमारा कंटिन्यू रहेगा जब तक आपको टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज टॉपिक पढ़ा दिया दूसरे दिन आपको समझ में नहीं आया हम जान छोड़ देंगे, नहीं। फिर हम उसको दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा क्लियर करेंगे जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। और कोर्स के फ़ौरन बाद बिल्कुल भी हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, आपका पूरा ग्रुप बना होगा प्राइवेट, ठीक है, आप खुद भी उसके अंदर मैसेज कर सकोगे, ऐसा नहीं है कि आप लॉक होगे मुझसे कांटेक्ट में रहोगे। आप जो भी ट्रेड लोगे प्रैक्टिस आप करेंगे, कोर्स के दौरान ही अच्छा आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल कोर्स करते करते आप, जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, जाहिर सी बात है ट्रेडिंग का ही होमवर्क होगा आपके पास, वो सारी चीज़ें आप करके आओगे और इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। तो अब जिसका जो भी सवाल है मुझसे कर सकता है।